हे एसजीवियंस, वेलकम टू स्टैमेटिक्स गाइड, लर्न वाइड एंड ग्रो विद प्राइड। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और पेपर पैटर्न के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और टेम्परामेंट यानी कि स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और साथ ही में आई बटन में भी दे दी गई है, वहां से आप देख लीजिएगा। आप लोगों ने अभी अभी ताजा ताजा बोर्ड की एग्जाम्स दी थी, ठीक है। ये जो बीएससी की एग्जाम है ये बोर्ड से भी काफी इजी होने वाला है। कैसे, वो मैं आपको अभी बता कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोर्ड में हम 16 चैप्टर्स को एक साथ प्रिपेयर करते थे। 16 चैप्टर्स को, यहां पर हमें सिर्फ 4 चैप्टर्स एक पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। वहां पर आपको यह नहीं पता था कि यूनिट 1 से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वेटेज कितना है। यहां पर आपको सब कुछ पता है। यूनिट 1 का वेटेज है 15 मार्क्स का, ठीक है, और वैसा ही बाकी के 3 यूनिट्स के लिए 15-15 मार्क्स का है। आपको यहाँ पर वेटेज पता है, क्वेश्चन नंबर भी पता है, कितने मार्क्स का आने वाला है ये भी पता है। वहां पर हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व आउट करना पड़ता था 3 घंटे में। यहां पर हमें सिर्फ 16 क्वेश्चन ही सॉल्व आउट करना है, वो भी 3 घंटे में। वहां पर आपको 5 में से 4 की चॉइस मिलती थी, यानी कि लगभग लगभग 80% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता था। यहां पर तो 4 में से 2 की चॉइस है, यानी कि 50% का आपके पास में ऑप्शनल है। तो इसीलिए बीएससी का जो एग्जाम है वो बोर्ड से भी काफी ज्यादा इजी होता है। सिर्फ मेहनत कहां करनी पड़ती है, आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, बस। इसलिए आप लोगों को एग्जाम का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन उन लोगों को लेना है जो कि सीरियस नहीं थे, कॉलेज अटेम्प्ट नहीं किया, क्लासेस नहीं की, नोट्स नहीं है, ऐसे लोगों को टेंशन होगा। आप लोगों को नहीं। आप लोग सिंसियर हो, 3 महीने तक के आपने कॉलेज अटेंड किया है, आपके पास में इंटरनल्स का एक बेनिफिट है। सबसे मेन बात, हम टॉपर नहीं हैं, हम टॉप मारने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे टेंशन ना लेने का, क्योंकि टेंशन तो उन लोगों को है जो कि सीरियस नहीं है, और टेंशन सबसे ज्यादा उसको है जो कि 100% सिलेबस को प्रिपेयर करने वाला है। हमें तो सिर्फ उतना ही सिलेबस पढ़ना है जिनसे हम पास आउट हो जाए, एक डिसेंट स्कोर ला सके, दैट्स इट, बस इतना ही। इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। तो हमारे पास में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अब पिछली वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमने जो सिलेबस अपने लिए डिफाइन करके रखा है, जो भी आप लोगों ने अपने हिसाब से तय करके रखा हो, उसे ही पढ़ना है और उसे एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के दिन तक के पढ़ते जा रहे, हमें रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो एग्जाम के 2 दिन पहले जो भी आपने सिलेबस डिफाइन करके रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल्स, आपके थ्योरम्स, आपके एक्सरसाइज करनी नहीं है बिल्कुल भी, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, ये 3 चीजें आपको 100% प्रिपेयर करके रखना है। और चैप्टर्स का जो भी पार्ट आपने तय करके रखा हो अपने हिसाब से, उस पार्ट को प्रिपेयर करना है एग्जाम के 2 दिन पहले तक। एग्जाम के 2 दिन पहले से फिर रिवीजन चालू करना है, और एकदम सॉलिड रिवीजन, एकदम हर चीज आपको याद आ जानी चाहिए एग्जाम के टाइम में, ऐसा रिवीजन, ठीक है। एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ भी नई चीज को हाथ नहीं लगाना, ना नए क्वेश्चंस, ना नए कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब जो मैं आपको बात बताकर देने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। एग्जाम के 2 दिन पहले अपने दोस्त को या किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में फोन लगाकर ये मत पूछना, भाई तेरा हुआ क्या, भाई मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा है, मेरा कुछ हुआ नहीं प्रिपरेशन, ये है वो है। ऐसा कुछ मत करना। सामने वाला बोल देगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये तूने नहीं किया, ये मैम ने बता कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये तूने नहीं किया, आपको और ज्यादा टेंशन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करने का। जितना भी आपने पढ़ा है बस उसी को पढ़ना है। और अगर ऐसा कुछ आपके ध्यान में आता है कि हाँ मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक बार देख लेना है। अपने दोस्त को फोन लगा के ये मत बोलते बैठना कि मुझे ये नहीं आता, मैं क्या करूं। वो क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने वाला है जिसे भी आप फोन लगा रहे हो, ठीक है। तो उसकी राय पे मत जाओ। ये आपका एग्जाम है, आप खुद अटेम्प्ट करने वाले हो। वो ना तो आपका पेपर लिख कर देने वाला है, ना वो आपका एग्जाम पेपर बना कर देने वाला है। जितना आपने पढ़ा उतना सफिशियंट है, और जो आप पढ़ रहे हो वही आपके लिए काफी है। किसी और की सलाह पर मत जाओ। तो आपको अपना रूम नंबर सही से देख लेना है, सीट नंबर बराबर देख लेना है, वहीं पर ही जाके बैठना है। अब 2 घंटे पहले आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान से सुनिए। आपको कुछ भी नई चीज को हाथ नहीं लगाना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा वो आप पढ़ चुके हैं। रिवाइज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स रहना है। बस रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को रिलैक्स रखो। यही आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला एग्जाम के लिए। आपने क्या पढ़ा ये धरा का धरा रह जाएगा अगर आप एग्जाम में टेंशन या फिर सीरियस स्टेट में आ गए तो, ठीक है।
अ काम माइंड इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। यानी कि एक ठंडा दिमाग आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए एकदम ठोस ब्रह्मास्त्र है। तो आपको बस अपने दिमाग को ठंडा रखना है, मेंटली रिलैक्स स्टेट में रहना है, दैट्स इट। एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको अपने मिस्टेक्स को देखना है। जो कुछ भी आपने टेस्ट पेपर्स में, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में या फिर एक्सरसाइज सॉल्व आउट करते हुए किए हो, बस उन मिस्टेक्स को देखकर जाइएगा। ये मिस्टेक्स आप एग्जाम में ना करो, इसके लिए ट्राई करना, क्योंकि ये मिस्टेक्स अगर रिपीट हुई तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही होगे, क्योंकि आपको पता था ये आपकी गलतियां हैं, उसके बावजूद आप इसे दोबारा गलत करके आ रहे हो। ये गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के 1-2 घंटे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप शांत रहे, ज्यादा बातचीत ना करें किसी से, और अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूरी रहें और ज्यादा टॉकेटिव ना हो। ऐसा नहीं करने का कारण ये है क्योंकि अगर आप ज्यादा बातचीत करते हैं, किसी और चीज में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने दिमाग की एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। अब यहां तक के आप एग्जाम के पहले तक की बातें हमने कर ली। अब जो मैं बताकर देने वाला हूं वो एग्जाम रूम में जाने के बाद से। तो जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं, अपनी एक पानी की बोतल साथ में ले लीजिए, पेन, पेंसिल, कार्डबोर्ड और कैलकुलेटर, जो कुछ भी आपको रेकमेंड किया गया हो उसे साथ में रखिएगा। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं रहते, इसलिए उन्हें छोड़ दीजिएगा पहली बार पे। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप सीधे सीधे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, काफी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं आपके लिए। और फिर भी अगर आप टेंशन में हैं तो थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट, जितना भी मतलब रिलैक्स हो जाना चाहिए तब तक के आप कीजिएगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट वेस्ट नहीं होंगे एग्जाम में। आपके पास में और भी 2-2.5 घंटे हैं, वो 2-2.5 घंटा हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके, इसीलिए जरूरी है। एक बार आप अपनी सीट पे बैठ गए तो फिर आपके हाथ में अपनी आंसर शीट आ जाएंगी, उसमें आप अपनी डिटेल्स को प्रॉपरली फिलअप कीजिएगा। ज्यादा टेंशन स्टेट में रह के कुछ उल्टा सीधा मत भर देना। जैसे कि अगर आप टेंशन में हैं, एग्जाम अच्छा गया नहीं गया वो तो बात की बात, लेकिन आपने रोल नंबर ही अपना गलत फिलअप कर दिया, तो अगर एग्जाम अच्छा गया बुरा गया वो तो बात की बात है, लेकिन आपके मार्क्स ही किसी और को मिल गए, ऐसा ना हो आपके साथ। ठीक है, तो अपनी डिटेल्स को प्रॉपरली सही से फिलअप कीजिएगा। और अगर वहां पर कोई भी चीज समझ में ना आए या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इन्विजिलेटर या फिर मॉडरेटर जो वहां पर रहेंगे उनसे पूछ लीजिएगा। अब जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो उसमें भी कुछ रोल नंबर, सीट नंबर, एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होता है। वो फिलअप करने के बाद में एकदम भूखे प्यासे सामान टूट नहीं पड़ना क्वेश्चन पेपर पे कि हाँ हमें सॉल्व आउट करना है, टाइम कम है, फटाफट करते, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से बैठो, क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करो, हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार रीड करो और उन क्वेश्चंस को पहले मार्कआउट कर लो जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये क्वेश्चन में मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, 100% 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स ले सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन सब क्वेश्चन को मार्कआउट करके रख लो। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पेंसिल अलाउ ना हो या फिर पेन से मार्कआउट करना अलाउड ना हो, लेकिन एकदम ध्यान में तो आप रख ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो उस पर कर लीजिएगा ताकि आपको पता तो चले कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। नहीं तो आपको पता ही कैसे रहेगा कि आप क्या करने वाले हो एग्जाम में। एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, तो फिर आपको उनमें प्रायोरिटी सेट करना है कि मैं किस क्वेश्चन को पहले करूं, किस क्वेश्चन को बाद में। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपको यूनिट 1 का कोई क्वेश्चन है और उसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसको पूरी तरीके से सही अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आखिरी तक के पहुंच सकता हूँ, तो आपको उसे पहले अटेम्प्ट करना है। जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि यार मैं इसका 50% कर लूंगा, 60% कर लूंगा, बट फिर आगे का कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उन्हें आप बाद में रखिएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर चूज करने के बाद में क्वेश्चंस का ऑर्डर चूज कर लेना। क्वेश्चंस का ऑर्डर चूज करने के बाद में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू करना है। अब ध्यान में रखिएगा, अटेम्प्ट करते वक्त ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका क्वेश्चन नंबर, वो आपको सही से फिलअप करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, या आपको सही से वहां पर लिखना है और जैसे लिखा हो वैसे ही लिखना। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया हुआ है तो आपको ए ही लिखना है, यहाँ पर 1.1 लिखकर मत आ जाना, 1 रोमन नंबर 1 लिखकर मत आ जाना। अगर रोमन में लिखा है तो आपको रोमन नंबर ही डालना है, ए लिखा है तो ए, 1 लिखा है तो 1। क्या है कि जब पेपर करेक्ट हो रहे होते हैं तो इन्हें भी गलत मान लिया जाता है। जैसे कि आप ये जो चेंजेस करते हो ना, ए की जगह 1 डाल दिए, तो ये भी क्वेश्चन नंबर गलत कर देता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर सही से लिखना है। दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट आपकी, वो है आपका क्वेश्चन का करेक्टनेस लेवल। आप क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहे हो, 15 मिनट में कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से सपोज कर लो आपको 20 मिनट लगता है एक क्वेश्चन करने में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 की जगह आप 25 ले लो, लेकिन सही से करना। सही से इसलिए अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको 6 की जगह 5 मिल जाएंगे, और अगर बीच में ही गलती कर दी तो 6 की जगह 2 3 ऐसे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर और नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, और दूसरा आपका करेक्टनेस लेवल। अब हम पेपर पैटर्न वाइज क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखते हैं। तो देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास में यूनिट 1 के क्वेश्चन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को बाद में, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 12 मार्क के मुकाबले काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और उनका वेटेज भी कम है, तो आपको बेनिफिट तो पहले इसी से मिलेगा। तो आपको पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और अपना पासिंग क्राइटेरिया तक का कवर अप कर लेना है, यानी कि 60 में से 30 40 जो कुछ भी आपकी प्रायोरिटी है, 30 40 तक के मार्क्स का तो सही से अटेम्प्ट करके रखना है, और आपको 2 घंटे के अंदर अपना पासिंग क्राइटेरिया कवर अप कर लेना है। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे के अंदर पासिंग क्राइटेरिया कवर अप कर लेना है कैसे भी। बाकी का जो बचता है 1 घंटा, उसमें आप आधा घंटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को दीजिएगा, और जो आधा घंटा बचता है वो पेपर का करेक्शन के लिए। तो देखिए, ये यूनिट 1 मैंने अज्यूम करके रखा है, ऐसे ही बाकी की यूनिट्स के लिए भी फॉलोअप होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फॉलोअप होगा एज यूजुअल। देखिए, सपोज कर लीजिए आप इसमें से सेट वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपने पहले सेट को चूज करना है, ठीक है, आपने पहले सेट को चूज कर लिया अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें से एक थ्योरम है और एक न्यूमेरिकल है, तो आपको इसमें से जो भी श्योर हो उसको पहले अटेम्प्ट करना। ये नहीं देखना कि चलो अपन ने सेट 1 पकड़ लिया तो ए को पहले करते हैं, बी को पहले करते हैं, ऐसा नहीं। जिसमें आप श्योर हो उसको पहले कर डालो, चाहे फिर वो किसी भी ऑर्डर में फॉलोअप होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिर से बता कर दे रहा हूं, करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का करेक्ट नंबर, और साथ ही में करेक्टनेस लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये दो चीजें मैटर करती है। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर यूनिट 1 कंसिडर कर लिया है, जिस भी सेट की आपकी मैक्सिमम चांसेस है स्कोर करने के, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। फिर चाहे वो यहाँ पर सेट ए से हो या फिर वो आपके सेट बी से हो, सेट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में 2 क्वेश्चन है, एक है थ्योरम और एक है न्यूमेरिकल, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस में ये 6 मार्क्स के हैं, और एक एक सेट में से, सेट ए और सेट बी में से दोनों से ही आपको 9 मार्क्स ही मिल रहे हैं। सेट 1 से भी 9 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, और सेट बी से भी आपको 9 मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो आपको ये थ्योरम वाले को अटेम्प्ट करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि थ्योरम का आपको डायरेक्ट प्रोसीजर पता होगा, न्यूमेरिकल के लिए भी आपको प्रोसीजर पता होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है। थ्योरम में आपका आंसर आपके सामने पे रखा है, तो आपको उसके लिए कम मेहनत करनी है, इसलिए आप थ्योरम को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब सपोज कर लीजिए कि आपको जो जो आता था वो आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हमको कोई आइडिया ही नहीं है। सपोज कर लीजिए आपने पेपर 1 से यूनिट 3 को प्रिपेयर नहीं किया है अच्छे से, 50% प्रिपरेशन की, तो हमको उसके क्वेश्चंस अच्छे से नहीं जम रहे, तो ऐसे में हमें इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। इसका सपोज कर लीजिए अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत पार्ट भी आ रहा है, सपोज कर लीजिए 1 मार्क का आता है, 2 मार्क का आता है, ठीक है, वो आ रहा है तो उसे भी अटेम्प्ट कर देना है। जितना आता है, जो कुछ आता है कर देना अटेम्प्ट। ऐसे में सपोज कर लीजिए आधा मार्क मिल रहा है, 1 मार्क मिल रहा है, तो वो भी आपको लेना है। आपको एक एक मार्क चुराना है कि आप कैसे ले सकते हैं पेपर में से, ठीक है। और अब ये समझिए, सपोज कर लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें दिया है कि इसे प्रूफ करना है, लेकिन वो आपको प्रूफ करना नहीं आता, और वही इसके बी पार्ट में दिया हुआ है कि हमको इसी प्रूफ का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना आता है लेकिन प्रूफ को नहीं आता है, तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है। भले आपको इस प्रूफ के मार्क्स ना मिले, लेकिन आपको इसके तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। ऐसे ही जितना हो सके 1 मार्क, आधा मार्क, जहां से भी आप ले सके, जहां से भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके उसे लेना है, हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जितना हो सके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करिए। अब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे होते हैं तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। थ्योरम को हमें एज इट इज रटना नहीं है, हमें एल्गोरिदम के हिसाब से देखना है
कि हाँ हम वैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसा बुक में दिया है जरूरी नहीं कि हर चीज वर्ड बाय वर्ड वैसा का वैसा ही आए, आप उसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर लिखा है तो लेट सपोज लिख दिया अपन ने, ठीक है। वहां पर लिखा रहता है द गिवन इक्वेशन इज, अपन ने लिख दिया लेटेस्ट कंसिडर। ऐसे ही अपने वर्ड्स में लिखो, ट्राई करो उसे डिफाइन करने का और अपने वर्ड्स में डालो आंसर को। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एज इट इज छापा हुआ है। और साथ ही में जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो उसके पिछले वाले स्टेप को एनालाइज करके चलिए कि उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। जैसे कि मैंने ये डी पार्ट को अटेम्प्ट किया, इसमें से चलो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप, ऐसा लिखते ही जाना नहीं है अपने को। पहले स्टेप 1 देखो, हाँ ठीक है अपन ने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब उसे पढ़ो कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, उसके बाद ही अगले स्टेप पे जाओ। नहीं तो पता चलेगा स्टेप 1 ही अपन ने गलत कर दिए और पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही गलत आ गया, टाइम भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप क्रॉस चेक करते चलना है। स्टेप बाय स्टेप क्रॉस चेक करते जब आप चलोगे तो आपकी गलतियों के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए कि आपने ये डी पार्ट को यहाँ पर सॉल्व आउट किया है, ये सी और डी को अटेम्प्ट किया, ये सी वाला सही हो गया, डी वाला गलत हो गया। और ये बात आपको पता चली एग्जाम के 2.5 घंटे निकलने के बाद, आपके पास में आधा घंटा है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है फिर से। तो अब वहां पर देखो कि आपने गलती कहां पर की है। अगर आपने लास्ट स्टेप में कुछ गलती की है तो हाँ ठीक है, जैसे कि सपोज कर लिए 1 2 3 4 स्टेप का क्वेश्चन है, ये भी सही गया, ये भी सही गया, ये भी सही गया, ये गलत हो गया। तो आपको कोशिश करना है कि आप वहां पर कुछ सही कर सकते हो का जिससे मेरा सॉल्यूशन सही हो जाए। अगर नहीं तो इसको छोड़ना है, ठीक है, इसके भरोसे नहीं बैठना। अब आप लोग क्या करोगे, जनरली ये डी पार्ट को काट दोगे और फिर आपको इसे दोबारा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, यही करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, इसे एज इट इज जैसा लिख दिया आपने वैसा का वैसा लिखे रहने देना। आपको पहले इसका करेक्ट सॉल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने ये एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कर दिया, इसके आखिरी में आपने ये डी पार्ट को यहाँ पर सॉल्व आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पहले इसका पूरा करेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, बाद में इसे काटना है। ताकि अगर आप ये डी को नहीं लिख पाए, सपोज कर लीजिए टाइम की कमी से आप इस डी पार्ट को पूरा सही नहीं कर पाए या आधा ही अधूरा कर पाए, तो चांसेस इतने तो है ना कि ये डी पार्ट जो आपने पहले अटेम्प्ट किया है इसके तो आपको इतने के 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है इसलिए आपको यहां पर इसके 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए और इसको काट भी दिया तो दोनों के मार्क्स ही चले जाएंगे। इसीलिए पहले सही सॉल्यूशन को लिख लेना, बाद में गलत वाले को काटना। एक मेजर मिस्टेक है जो कि अक्सर मैथमेटिक्स के पेपर में होती है, पूछा कुछ और जाता है, ठीक है, पूछा कुछ और जाता है, अपन लिखकर कुछ और आ जाते हैं। सेम केस मेरे साथ में बोर्ड एग्जाम के टाइम में हुआ था, तो उस एक छोटी सी मिस्टेक ने मुझे मेरिट में आने से रोक दिया था। ऐसे ही आपके साथ में ना हो इसलिए बता के दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करो, वर्ड बाय वर्ड, हर एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझ कर ही उसे सॉल्व आउट करने के लिए बैठो, अंधाधुंध सॉल्व आउट करने नहीं बैठना। आप कुछ जनरल मिस्टेक्स को ध्यान में रख लीजिएगा। आपकी साइन मिस्टेक है सबसे पहली, तो दूसरी क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक, तीसरी कैलकुलेशन मिस्टेक, सबसे जरूरी आपकी रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक, साइन का कॉस कर देते हो, कॉस का साइन कर देते हो, 2 का 4, 4 का 3, ऐसा कुछ ना कुछ आप गलत सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ये भी आपकी काफी बड़ी गलती हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो आपसे पूछा जाता है, सपोज कर लीजिए आपसे पूछा गया है राम के पास में 4 केले थे, 4 केले का भाव 5 रुपए है, तो 5 केले का भाव कितना होगा, ये पूछा गया। आपने उसको x अज्यूम करके x की वैल्यू निकाली और लिखकर आगे द वैल्यू ऑफ x इज डैश। बल्कि आपको ऐसा लिखना है उसको सेंटेंस फॉर्म में, द वैल्यू ऑफ 5 बनानास इज दिस और दैट, ऐसा करना है। तो सेंटेंस फॉर्म में लिखना मत भूलना। और साथ ही में जो कुछ भी आपके स्टेप्स है उन्हें प्रॉपर दिखाइएगा, यहां तक कि रफ वर्क भी जो है ना वो भी दिखाइएगा। उसको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आपने खुद निकाला है, ना कि आपने कहीं से छाप कर लिखा है। और जो कुछ भी आप स्टेप लिख रहे हो उसमें रिजल्ट से मेरा मतलब जो भी कुछ रीजन रहता है आपके, जैसे कि आप कोई थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हो तो साइड में स्टेट कर देना, बाय लेबिनेट्स थ्योरम, बाय जीरो फॉर्म, ये जो कुछ भी आपका आ रहा है, या फिर फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, जो भी आप इक्वेशन से वैल्यूज डाल रहे हो उन्हें स्टेट कर देना। इसके भी हाफ मार्क्स कट जाते हैं। अब बात कर लेते थोड़ी सी आपकी करेक्शन पैटर्न की। तो देखिए जैसा बोर्ड में होता था वैसा ही यहाँ पर भी होता है।
अगर आपको 48 के ऊपर मिल रहे हैं 60 में से एक पेपर में, तो आपका पेपर फिर से 5 बार करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब चांसेस रहेंगे कि आपकी गलतियां देखने के लिए पेपर चेक होगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर आपको 48 के ऊपर मिल रहे हैं तो आपका पेपर चेक होगा गलतियां निकालने के लिए। और अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया में लटक रहे हो जैसे कि 30 के आसपास, तो आपका पेपर चेक होता है मार्क्स देने के लिए। याद रखना, वो क्राइटेरिया में आना भी चाहिए। अगर आपको 60 में से 10 ही 20 मिल रहे हैं तो फिर वो पेपर ऐसा मार्क्स देने के लिए चेक नहीं होगा, सीधे सीधे आप फेल ही कर दिए जाओगे। ठीक है, अगर आपको 60 में से 30 के आसपास मिल रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स देने की कोशिश की जाती है, 1 2 जो कुछ है, देखते हैं कि कहीं और से इसको मार्क्स मिल सकते हैं क्या, ताकि ये पासिंग क्राइटेरिया में आ जाए। लेकिन अगर उसके भी नीचे है तो डायरेक्ट आप फेल की क्राइटेरिया में ही आओगे। अगर 48 के ऊपर आपके मार्क्स जा रहे 60 में से, तो आपका पेपर 5 बार और चेक होगा गलतियां निकालने के लिए। इसीलिए अपने पेपर को क्रॉस चेक करो, बार बार करो, स्टेप बाय स्टेप करो, ताकि आप मैक्सिमाइज कर सके अपने स्कोर को। एक एक मार्क्स, या तो कि आधा आधा मार्क्स भी मैटर करता है। तो पिछली वीडियो में हमने एक बोनस टिप देखी थी जो कि सीरियस कैंडिडेट्स को ही मिली थी। वैसे ही इस वीडियो में भी एक बोनस टिप देने वाला हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स को। जो कि आप यहां तक के पहुंच गए हो, इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली सीरियस ही होंगे। तो मैं अब आपको बिना देर किए वो टिप बता के दे रहा हूं। यहां पर मैंने टाइम और टास्क के बीच में एक एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। उम्मीद है कि वो आपको काम में आए। तो देखिए, आपका पेपर होने वाला है 3 घंटे में, ठीक है, और वो भी 60 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको 8 सॉल्व आउट करने हैं और शॉर्ट आंसर टाइप 8। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स के। लॉन्ग आंसर टाइप का वेटेज 48, शॉर्ट आंसर टाइप का वेटेज 12। लॉन्ग आंसर टाइप में ऑप्शंस है, शॉर्ट आंसर टाइप में ऑप्शंस नहीं है। देखिए अब स्ट्रैटेजी क्या है हमारी अटेम्प्ट करने की। पहले तो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाए, आराम से रीड करना उसको 10 मिनट। हर एक क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ये जान लेना कि मैं उसे सॉल्व आउट कर सकता हूं, कर सकती हूं, नहीं कर सकता हूं, मार्कआउट करके रख लेना उनको। ठीक है, तो अपने को पहले 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर को सिर्फ और सिर्फ रीड ही करना है। अगले फिर आने वाले फिर जो नेक्स्ट 2 घंटे का जो टाइम होगा, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट्स, इतने में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। इतने में ही करना है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर थोड़ा बहुत हो तो फिर चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि इतने में ही हो जाए। इतने में ही आपको अपना पासिंग क्राइटेरिया कवर अप करना है। 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 35 मार्क्स, जो कुछ भी आपने अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट किया हो, उसे इन 1 आवर 50 मिनट्स में अचीव करना है। इसके बाद आपको अगले 30 मिनट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में डेफिनेशन और रिजल्ट भी आ सकता है, तो उसे एज इट इज लिखना अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर अपने वर्ड्स में ही लिख दीजिएगा, बट उसे अटेम्प्ट करके आइएगा। ये बीएसटी का क्वेश्चन पेपर है, जेडब्ल्यू या फिर नीट नहीं है, जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सही अटेम्प्ट करें और प्रॉपरली लिखें। अब जो आपके अगले 30 मिनट बचते हैं उसमें आपको क्रॉस चेक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने हिसाब से सही लिखा हो, ठीक है, लेकिन जब कोई इवेल्युएटर चेक करेगा तो उसे आपकी गलती मिल जाए और वही आपके 6 के 4 हो जाए, 6 के 5 हो जाए, ठीक है, तो वहां पर फिर आपका प्राइसिंग क्राइटेरिया जो कुछ भी आपने सेटअप करके रखा हो, 30 सपोज आपका टारगेट हो और 30 की जगह आपको 20 ही मिले, ठीक है, तो आप पास होने के थोड़ा लेवल पे अटक जाओगे। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करो, क्रॉस चेक करो। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी, एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। इसमें कोई चेंज अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी कोई पत्थर पे लगी हुई लकीर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटेजी है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को फॉलोअप करो। अगर आपके पास में है अपनी स्ट्रेटेजी तो आप उसे फॉलोअप करिए, कॉन्फिडेंट रहिए और एग्जाम के एकदम एंड टाइम में अपनी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को चेंज मत करना बिल्कुल भी। ये नहीं कि मेरे सामने वाला ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, उसका ज्यादा ठीक है तो मैं चेंज कर दूं। नहीं, एक बार आपने बना ली अपनी स्ट्रेटेजी, प्रिपेयर कर लिया उसके हिसाब से आपने अपने टाइम लिमिट्स को सेटअप करके रखा है, तो बस उसे ही फॉलो अप करना है, उसको छोड़ के किसी भी और चीज में नहीं भागना। अब
आप लोग एग्जाम का डर अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको पास आउट करने की कोशिश कर रही है, कॉलेज भी आपको पास आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, उनका कोई मकसद ये नहीं रहता कि आपको फेल करना है। तो देखिए, ये जो एग्जाम है ये आपके बीएससी के एग्जाम है, कॉलेज लेवल जैसी एग्जाम है। पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं, दैट्स इट। इसके आगे इसमें कुछ और रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये कोई जेडबलई नीट का एग्जाम नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, या फिर वो लोग चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चों को एडमिशन मिले। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुद कोशिश करती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पास आउट हो सके। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व एग्जाम्पल से दिए जाते हैं, ताकि अगर किसी ने एक्सरसाइज सॉल्व आउट नहीं भी किया है, कोई अगर कहीं पर जॉब कर रहा है, टाइम नहीं है उसके पास में, तो भी वो सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ के पास आउट हो सके। ठीक है, आपको कोई फेल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही कॉलेज आपका दुश्मन है, ना ही यूनिवर्सिटी आपका दुश्मन है। अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे तो आपके दुश्मन फिर आप खुद हैं। अगर आप सिंसियर हैं तो आप पास आउट हो जाओगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। एकदम रिलैक्स स्टेट से, रिलैक्स माइंड से एग्जाम देनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हमने जो कुछ पढ़ा है इसी दिन के लिए पढ़ा है, 3 महीने तक के कॉलेज गए हैं, सिंसियरली क्लास अटेंड की है, अटेंडेंस दी है, इंटरनल्स लिए हैं, इसी दिन के लिए लिए हैं, इसी रिजल्ट के लिए लिए हैं। तो ये थी हमारी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, मिस्टेक्स और जो कुछ भी पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता था मैं आप लोगों के साथ में, वही है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी। उम्मीद है कि आपको इससे काफी मदद मिलेंगी, आपके एग्जाम में इससे मदद मिलेंगी। बिंदास अपने को जाना है, बस जैसे अपने 12th का बोर्ड दिया है वैसे बस एग्जाम देना है, निकलना है, आ जाना है, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।